देखना सर, लिखा है कि बछेंद्री पाल का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले के नाकुरी गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। ये डाटा याद रखना है क्योंकि ये एनसीईआरटी की ही किताब में दिया है। तो उत्तराखंड और जिला उत्तरकाशी और गांव जो है वो आपका नाकुरी गांव 24 मई 1954 को हुआ। अब इसके बाद पूरी कहानी इनकी पढ़ते हैं कि जो बछेंद्री पाल हैं किस प्रकार से जो है वो पहले खेल खेल में लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर पहली बार में ही चढ़ जाती हैं। क्योंकि शाम को ये खेल खेल रही थी और रात्रि हो जाती है तो वहाँ से नहीं लौट पाती, तो लगभग एक रात उनको वहीं गुजारनी पड़ती है। और उस टाइम पर लगभग ये केवल 12 वर्ष की आयु की थी। तभी से इनके मन में पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा प्रकट हुई। तो इन्होंने जाके जो आपके ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे उनके शिक्षण में या कह सकते उनके सानिध्य में प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग ली पर्वतारोहियों के रूप में चढ़ने की। और फिर जो है वो लास्ट में ये क्या कर पाई, आपकी माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी चढ़ पाई, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो ये तिरंगा ही फहरा रही हैं जब वो सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाती हैं। अब पूरी कहानी पढ़ते हैं इनकी, क्या है समझना। इनकी माता का नाम हंसा नेगी और पिता का नाम जो है वो किशन पाल सिंह था। इनके मिशन का नाम भी क्या था, तो एवरेस्ट 84, यानी कि इनके मिशन का नाम अगर कोई पूछे तो इनके मिशन का नाम क्या था, एवरेस्ट 84। कुछ चीज़ें हमने अपनी तरफ से ऐड की हैं, कुछ चीज़ें एनसीईआरटी की हैं। इनकी आत्मकथा है एवरेस्ट शिखर तक मेरी यात्रा, यानी कि इन्हीं के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि जो इनके द्वारा ही लिखी गई है आत्मकथा जो है वो एवरेस्ट शिखर तक मेरी यात्रा, यानी कि पूरा नीचे से लेकर शिखर तक किस प्रकार से जो है मैं आप पहुँच पाई, पूरी उसमें कहानी इसमें दी गई है। 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। यानी कि अब चुना गया मतलब क्या, यानी कि प्रशिक्षण कई लोग लेते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी को मौका मिल जाए चढ़ने के लिए। तो जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है, तो टोलियों में जब आपका नीचे प्रशिक्षण चलता है उस टोलियों में जब सबसे अच्छा प्रदर्शन जिसके द्वारा किया जाता है उसी व्यक्ति को चढ़ने के लिए क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो आपका 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जो है वो क्या किया गया, चुना गया। इसमें इस तरह जो है वो पूरी की पूरी 18 लोगों की टीम में 7 महिलाएं थीं, यानी कि टोटल जो चुने गए 18 लोग चुने गए। उन 18 लोग जो चुने गए उनमें 7 महिलाएं थीं, उन 7 महिलाओं में ये बछेंद्री पाल भी थी। चढ़ाई के दौरान अब ये पूरी कहानी सुनाते हैं कि चढ़ाई के दौरान जब हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे थे तो उसी चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को जब टीम जो है वो 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गई, यानी कि जो हमारी टीम थी वो किसी प्रकार 7300 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर गई, पहुंच गई। तो ये वही जो कैंप लगा हुआ था, जब उन लोगों को ध्यान करो संगीत आपकी जो अरोड़ा जो थी टीचर थी दिल्ली शालीमार की, उनके सामने इनको लाया गया था, यानी कि ये आई थी और इनसे मिलवाया गया था बछेंद्री पाल से। तो वहीं पर बछेंद्री पाल ने ये कथा अपनी बताई थी, यानी कहानी बताई थी कि किस प्रकार से मैंने जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट क्या किया है, फतह किया है। तो 15 मई की रात को जब टीम वो बताती है कि हम 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे, तो पहुंच करके अब चूंकि रात हो चुकी थी तो हम सभी लोग काफ़ी थक भी चुके थे, तो हम लोग थके हुए थे, इसलिए वहीं पर तंबू गाड़ कर क्या कर गए, सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़धड़ की आवाज़ के साथ, यानी कि हम लोग रात को सो रहे थे अपने अपने वही स्लीपिंग बैग में सभी लोग लेटे हुए थे, तो रात को लगभग 12:30 बजे, करीब 12:30 बजे धड़धड़ की आवाज़ के साथ एक धमाका हुआ। हम उठ पाते कि ये आवाज़ किसकी आ रही है, इसके पहले ही हमारा टेंट जो है वो क्या आ गया, हम उठ पाते कि टेंट जो है वो क्या कर गया, उड़ गया। यानी कि जिस टेंट में हम लोग लेटे हुए थे वो टेंट जो है वो क्या कर गया, उड़ गया। और पता चला कि जो आपका उठ पाते, ये तो चूंकि हम लोग उठ पाते, टेंट जो है वो क्या कर गया, आपका उड़ गया और जोर से आपकी ये भारी जोर से टकराई का मतलब वो अधूरा पॉइंट छोड़ दिया। टेंट जो उड़ गया और एक कोई भारी सी ऐसी चीज जो है वो आके जो है वो हम लोगों से टकराई है। ऐसा लगा कि जैसे कोई चट्टानी टुकड़ा हो जो आके हम लोगों से क्या कर गया है, टकरा गया है। तो यहाँ पर जब पता चला, बछेंद्री कहती हैं कि हम लोगों को पता चला कि हम सभी लोग बर्फ की चादर में जो है वो लिपट गए हैं और पूरी तरह जो है वो ऊपर से हम लोगों को बर्फ ने ढक लिया है और हम लोग नीचे दब गए हैं उसमें।
ऊपर से नहीं दिखाई दे रहे थे कि हम लोग कहाँ दबे। वो चट्टानी जो टुकड़ा था वो एक प्रकार से बर्फ का टुकड़ा था, वो ऊपर से कहीं आया था और जो है वो एकदम से हम लोगों के टेंट को उखाड़ता हुआ जो है वो हम लोगों के ऊपर आ गिरा। टेंट उखड़ गया, हम लोग उसी बर्फ के चट्टान के नीचे जो है वो दब गए। यानी कि ये बर्फ थी और उसी चट्टान के नीचे हम दब गए। एक प्रकार से बर्फ की चादर में हम लोग लिपट गए। लोगों ने सोचा कि अब तो इन लोगों का बचना मुश्किल है, लेकिन फिर किसी प्रकार चूंकि निकालना तो था ही, तो उस बर्फ को क्या किया गया, किसी प्रकार से कुल्हाड़ी से बर्फ को खोद खोद करके हम लोगों को बाहर निकाला गया। जब बाहर निकला तो कई लोग जो बाहर निकले उनमें सिर जो है वो आपका क्या था, उन लोगों का जख्मी था। हमको भी हल्की फुल्की चोटें आई थी, लेकिन हमारा जो सिर है वो पूर्ण रूप से जख्मी नहीं था। यानी बछेंद्री पाल जो है वो बताती हैं। पता चला बाद में कि एक आपका ये जो रात में आया था 12:30 बजे, एक भयंकर तूफान था जिसकी चपेट में हमारा टेंट जो है वो तंबू जो है वो क्या है आ चुका था। टीम के लोग जो है, जिन लोगों को सिर में अधिक चोटें आ गई थी, अधिकतर लोग जो क्या है बेस कैंप लौट गए, यानी कि नीचे की तरफ जो है वो आपके लौट गए, क्योंकि वो अब आके नहीं चढ़ सकते थे। 7300 मीटर की ऊंचाई पर आने के बाद भी उनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि वो अत्यधिक चोटिल हो गए थे। बछेंद्री पाल लेकिन जैसे तैसे आगे बढ़ी, बोले मुझे ऊपर जाना ही था कि किसी प्रकार ऊपर पहुंच जाएं। तो बछेंद्री पाल कहीं और लोग तो लौट गए, लेकिन बछेंद्री पाल यानी कि मैं आगे बढ़ गई। और बछेंद्री पाल ने 23 मई, 15 मई को तूफान आया था, उसके बाद 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर या 8848 मीटर ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है उस पर क्या रखा, कदम रखा और वहां पर क्या कर दिया, तिरंगा फहरा दिया। तो ये बताती हैं कि बछेंद्री पाल ने 15 मई को तूफान आया, वो डेट याद रखोगे। उसके बाद 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर इनके द्वारा क्या किया गया, या तो ये 8900 मीटर दी होगी या 8848। क्योंकि ओल्ड बुक में जाओगे तो 8848 मीटर मिलेगी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की, जो सबसे ऊंचा शिखर है विश्व का। और अगर देखा जाए आप नई किताबों में उठा के देखोगे तो अब 8900 मीटर मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए चूंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो एक आपका नई युग की चट्टानों से निर्मित पर्वत है और इसकी ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है, यानी कि बराबर रूप से जो है वो हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो उसी प्रकार से जो है वो आपका पहले 8848 था, वो 2 मीटर ऊंचाई और बढ़ गई है, तो लगभग 8900 मीटर ऊंचाई इसकी हो गई है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हर साल जो है इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है कुछ सेंटीमीटर, तो कुछ सेंटीमीटर हर साल बढ़ के जब जाके जो है वो 8800 मीटर ऊंचाई जो है वो आपकी हुई है। लगभग ऐसा बताया गया है कि धरातल से जो भी नवीन चट्टान होती हैं, जिनको आप कह सकते हो कि ये आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें होती हैं, इतना डिटेल अपन को नहीं जाना है, इन चट्टानों की ऊंचाई हर एक साल में लगभग 5 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि 5 सेंटीमीटर जानते हो बहुत ही कम होती है, तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई लगभग जो है वो आपकी क्या है बढ़ जाती है। और उसी प्रकार जब पूरा आता है तो लगभग एक साल में इतना बढ़ता है, तो फिर आप मान सकते हैं कि लंबे समय बाद कुछ अंतर देखने को मिलता है। तो ये 2 मीटर ऊंचाई बढ़ गई है। इन्होंने कहा मैं अकेले नहीं थी, मेरे साथ एक साथी भी था, यानी कि उनकी साथ टीम का एक साथी था। और चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी, मतलब जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट की, उस पर 2 लोग खड़े नहीं हो सकते थे, सिर्फ एक लोग ही खड़ा हो सकता था। लेकिन क्योंकि जगह नहीं थी और अगर थोड़ा बहुत ही पैर फिसल जाए इधर उधर तो हम हजारों फीट गहरी नीची खाई में चले जाएंगे। यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है वो बहुत ही ऊंचा है और अगर थोड़ा बहुत भी पैर फिसला तो सबसे ऊंची चोटी पर केवल 1 लोगों की ही खड़े होने की जगह थी। किसी प्रकार उन्होंने, देखो ये पॉइंट जो है वो वही हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, सुनो। उन्होंने क्या किया कि चूंकि सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा। यानी कि उसी सबसे ऊंची चोटी पर उन्होंने बर्फ को खोद लिया थोड़ा, और बर्फ को खोद करके अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ लिया। हुक की तरह यानी कि उसको ऐसे बर्फ में गाड़ लिया और बर्फ की तरह गाड़ लिया और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा। यानी कि अपने आप को क्या कर लिया, उस रस्से से हुक को बांध लिया कि अगर बाय द वे डिसबैलेंस होते हैं तो ये जो है वो हमको हुक जो है वो बचा लेगा। तब वे क्या हो पाए, खड़े हो पाए। यानी कि तब हम लोग, यानी कि हमारे साथ जो साथी था तब वो क्या हो पाया, साथ में खड़ा हो पाया।
ठंड से हम लोग कांप रहे थे, यानी कि इतनी अधिक ऊंचाई पर काफ़ी ठंड होती है, लगभग 8900 मीटर की ऊंचाई पर थे, लेकिन खुशी से हम झूम भी रहे थे, यानी कि हमारे दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन साथ में हम लोग खुशी से झूम भी रहे थे। उन्होंने माथा टेका, यानी कि हम लोगों ने माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी हमने खींचे, और करीब लगभग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हम लोगों ने 43 मिनट वहीं पर बिताए, यानी कि 43 मिनट हम लोग उसी सबसे ऊंची चोटी पर क्या रहे, खड़े रहे। बछेंद्री पाल याद रखोगे, भारत की पहली महिला हैं, और अगर विश्व की पूछा जाए या दुनिया की पूछा जाए तो 5वीं महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्या रखा, कदम रखा। तो पेपर में ये भी पूछा गया है कि बताइए दुनिया की 5वीं और भारत की पहली महिला कौन है, तो वो आपकी बछेंद्री पाल हैं, जिनके द्वारा क्या रखा गया है, माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा गया है। माउंट एवरेस्ट को, अब ये थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया गया है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो सागर माथा कहा जाता है। वहाँ के स्थानीय लोग इसको किस नाम से पुकारते हैं, तो सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। यानी कि जो आपका माउंट एवरेस्ट रहेगा, उस माउंट एवरेस्ट को यहाँ के जो लोग हैं, नेपाल के लोग, वो सागर माथा के नाम से क्या करेंगे, पुकारेंगे। तो ध्यान रखना है कि जो नेपाल के लोग रहेंगे वो सागर माथा इसको कहेंगे। ये माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, तो ग्रेट हिमालय। वास्तव में हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है, एक आपका बृहद हिमालय है जिसको ग्रेट हिमालय कहते हैं, एक मध्य हिमालय है, और तीसरा जो है वो आपका लघु, जिसको हम शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो सबसे बृहद जो हिमालय है उसी के हिस्से के अंतर्गत किसको शामिल करते हैं, माउंट एवरेस्ट को शामिल करते हैं। ये सागर माथा की कुछ विशेषता है, उसको भी याद रख लेते हैं कि आखिर सागर माथा जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं उसकी क्या विशेषता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को, ध्यान रखना है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी माउंट एवरेस्ट है, इसको नेपाल में क्या कहते हैं, तो सागर माथा के नाम से कहते हैं। ये अक्षांश जरूरी नहीं है, याद रखना, ये इतने अक्षांश और इतनी पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है, याद रख ले तो ठीक है। 25 डिग्री 59 आपका 25 डिग्री 59 मिनट 28 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर, ये उत्तरी अक्षांश पर, ये आपका क्या है, देशांतर रेखा पर जो है वो स्थित है। ध्यान करो, पृथ्वी में जो हमने आपको पढ़ाई थी इस प्रकार से कि ये देशांतर रेखाएं हैं और ये जो है वो आपकी अक्षांश रेखाएं। तो बताया गया कि आखिर कितनी अक्षांश और कितनी देशांतर रेखा पर ये आपका स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश रेखा 27 डिग्री 59 मिनट और देशांतर रेखा 86 डिग्री 56 मिनट रेखा पर जो है वो क्या रहेगा, ये स्थित रहेगा। इसकी समुद्री जल से ऊंचाई जो है वो कितनी है, 8850 मीटर। ये 8850 मीटर दी है। मीटर, एक मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको 8848 मीटर ही कहो, वो सही है, ठीक है ना, 8950 ना कहें, ये थोड़ा गलत छप गया, 8850 ना कह के अपन 8848 ही मानेंगे, ठीक है, या 8900 मान लेंगे, ठीक है। यानी कि आपका जो ये रहेगा, ये समुद्र जल से ऊंचाई का मतलब क्या, किसी भी पर्वत की ऊंचाई, जो आपकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर भी है या 8848 मीटर भी है, तो वो समुद्र तल से नापी जाती है। समुद्र तल से मापने का मतलब क्या, बताते हैं तुम्हें सर। समुद्र तल से मापने का मतलब क्या, ये स्थल है, समझना। इसके बाद ये आपका जो है वो इस प्रकार से जो है वो समुद्र है, यानी कि ये जो है वो आपका पानी भरा हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अब जो हिमालय है वो आपका इस प्रकार से, ये आपका जो है वो आपका स्थित है यहाँ से। तो इसकी ऊंचाई, ये जो स्थल भाग है, यहाँ से नहीं नापते, ये ऊंचाई यहाँ से नहीं, इसकी ऊंचाई जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई नापी जाती है कि आखिर कितनी ऊंचाई पर जो है वो इसकी ऊंचाई चोटी है। तो ध्यान रखना है कि ये ऊंचाई जो मापी जाएगी वो हमेशा किसी भी पर्वत की, किसी भी पठार की, किसी भी पहाड़ी की, हमेशा समुद्र तल से ही ऊंचाई ली जाती है। बात समझ पाए कि नहीं, समुद्र तल से ही ऊंचाई ली जाएगी। समुद्र कितना भी गहरा रहे उसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से ली जाएगी, किसी भी पर्वत पठार या पहाड़ी की। चलिए, तो यहां पर यही बताया है कि ये जो ऊंचाई है 8848 या लगभग 8900 मीटर, वो आपकी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। इसको तिब्बती भाषा में, यानी कि तिब्बत की भाषा में इसको चेमा लुंगमा कहा जाता है, चेमो लुंगमा कहा जाता है। नेपाल के ही बगल में तिब्बत है, ध्यान करो, तो तिब्बत में भी कुछ हिस्सा इसका फैला हुआ है। तो तिब्बत के हिस्से में तिब्बती भाषा में यहाँ के लोग इसको क्या कहते हैं, तो चेमो लुंगमा कहते हैं। इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है, इसका अर्थ हिंदी में होता है दुनिया की देवी माँ, या जिसको कह सकते हैं घाटी की देवी। यानी कि इतना विशाल ऊंचा पर्वत
और माउंट एवरेस्ट तो उसको वो दुनिया की देवी माँ या घाटी की देवी के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। इसको संस्कृत भाषा में सागर माथा का अर्थ हिंदी में होता है स्वर्ग का शिखर, जिसको कहा गया है। यह एक पिरामिड की तरह दिखाई देता है, यानी कि जैसे आपका ये पिरामिड है, इसकी भांति ये क्या करता है, आपको दिखाई देता है। तो इतनी विशेषता तुम्हें सागर माथा के बारे में याद रखनी है, नहीं कि जो आप माउंट एवरेस्ट है। अब ये कुछ चीजें और हैं जो आपकी पहली रिलेटेड है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चलने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, और शेरपा तेंजिंग जो थे वो भारत के थे। अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, तो प्रथम व्यक्ति अगर विश्व के लेवल पर पूछे तो विश्व लेवल पर आपके एडमंड हिलेरी थे, ये न्यूजीलैंड के हैं। लेकिन भारत का अगर पूछा जाए कि सबसे पहले भारत का कौन सा व्यक्ति जो है वो माउंट एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ा, तो शेरपा तेंजिंग, ये आपका भारत के शिखर पर चढ़ा। ये दोनों 1953 में माउंट एवरेस्ट पर क्या किए थे, चढ़े थे। ठीक है। फिर भारतीय महिला जो 2 बार चढ़ी, संतोष यादव 1992 और 1993, ये 2 बार जो है वो आपकी चढ़ी हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुड़वा बहनें तासी और नोक्सी मलिक, ये भारत की हैं, 2013 में चढ़ी थी। ये दोनों लोगों ने साथ जो है वो कदम रखा था। अगर कहें एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे युवा महिला, तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे युवा महिला जो है वो मलावाथा पूर्णा, ये 13 साल 11 महीने की थी, तभी जाके चढ़ गई, और भारत की ही है ये। 2014 में इन्होंने फतह प्राप्त की है। बात समझ पाए? यानी कि थोड़ा सा फैक्ट इंफॉर्मेशन है, आप बस पे केवल पढ़ के छोड़ देना, ये नहीं कि तुम इसको रटने बैठ जाओ। ठीक है ना। अब आती है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? रिवर राफ्टिंग का मतलब है 2 पहाड़ों के बीच में जो नदी बहते हुए जा रही है उसमें नाव चलाना। ये दिखाया गया है, ये देखे होंगे आप कि 2 पहाड़ हैं, यानी कि 2 पहाड़ियां हैं, उनके बीच में कोई नदी बहते हुए जा रही है। उन 2 पहाड़ों के बीच में जो नदी या पानी जो बहता हुआ जा रहा है उसके बीच में ही नाव चलाने को क्या कहा जाता है? रिवर राफ्टिंग कहा जाता है। तो याद रखना कि अगर रिवर राफ्टिंग का अर्थ पूछेगी क्या है, तो 2 पहाड़ों के बीच में जो नाव चलाने को कहा जाता है वो रिवर राफ्टिंग। ये सब चीजें जो है वो अपन को कहाँ देखने को मिलती है? जब अपन उत्तराखंड वगैरह जाते हैं घूमने, हिमाचल प्रदेश तरफ जाते हैं घूमने, पहाड़ी प्रदेशों पर तरफ जाते हैं, तो वहां पर जो नदियां निकली हैं वो अधिकतर घाटियों में से होके बही हैं। तो उन्हीं घाटियों के मध्य में जहां आपका सकरा भाग रहेगा, वहां पर, ये नहीं कि गहरे भाग में, जहां उथला भाग रहेगा वहां पर क्या किया जाता है? रिवर राफ्टिंग का आनंद लिया जाता है। ये पैराग्लाइडिंग है। पैराग्लाइडिंग किसे कहा जाता है? जब पहाड़ी या ऊंची जगह से पंखों की मदद से उड़ान भरना। तो ये दिखाए गए हैं पंख, किसी पहाड़ी या ऊंची जगह से जब कोई व्यक्ति आपका क्या करता है, पंखों की मदद से उड़ान भरता है, जिसको आप पैराशूट कहते हैं। तो पैराशूट अलग, ये पैराशूट बांध सकते हो, ये इसको पंख कह रहे हैं। तो पंखों की मदद से उड़ान भरता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पैराग्लाइडिंग कहते हैं। इसके बाद ये स्विंग है। इसका चित्र नहीं लिया हमने, सीधा ऐसा ही लिख लिया। बर्फ पर चपटी पट्टियों की मदद से फिसलना, बर्फ पर चपटी पट्टियों की मदद से फिसलना, स्काइटिंग जिसको तुम बोलते हो, यानी कि चपटी पट्टियां ले ली और उस पर हम क्या करते हैं? फिसलते हैं। तो उसका चित्र हम ध्यान भूल गए लेना। तो बर्फ पर चपटी पट्टियों की मदद से फिसलने को क्या कहा गया है? स्काइटिंग, जिसको वो क्या कह रहे हैं? स्विंग। चलिए, तो इसके बाद 1-2 और हैं। पर्वतारोहण, तो पर्वतों पर चढ़ने को कहा जाता है पर्वतारोहण, जिसको आपको बताई है। पहाड़ों पर चढ़ने को रॉक क्लाइंबिंग कहा जाता है। यहां पर पहाड़ों पर चढ़ना पर्वतारोहण है। वगी जंपिंग का मतलब क्या है? किसी ऊंचे पुल या ऊंची जगह से रस्सी बांधकर कूदना। देखते हो कि कमर में रस्सी बांध लेते और फिर एकदम ऊंची जगह से एकदम छलांग लगा देते। बात समझ पाए? और एकदम ये नहीं कि जाके गिर पाए, क्योंकि एकदम वो रस्सी उतनी ही रहती है कि तुम नीचे जमीन में टच नहीं होगे, उस जमीन में कुछ ऊंचाई तक क्या रहोगे? लटके रहोगे। बात समझ पाए? फिर धीरे धीरे रस्सी को ढीला करके उस व्यक्ति को उतार लिया जाता है। हर रिस्क रहती है। हेलमेट वगैरह पहन के छलांग लगाता है व्यक्ति, सिर पर पूरा कपड़े वगैरह पहन के, ताकि अगर चोटिल भी हो जो कि दुर्घटना भी घटने के चांस रहते हैं। हो सकता आप स्वतंत्र रूप से आपने छलांग लगाई है, हो सकता कोई पेड़ हो, कोई पहाड़ी हो, कहीं से आप टकरा जाएं, तो इसमें दुर्घटना होने का चांस रहता है। लेकिन लोग बाग ऐसे कारनामे करते हैं। तो बगी जंपिंग उसको कहा जाता है, किसी ऊंचे पुल या जगह से रस्सी बांधकर क्या करना है? कूदना है, जंप करना है। ये कुछ भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, कुछ इसमें एनसीईआरटी में दी गई थी और कुछ अलग से हमने ली हैं। तो शुरुआत के जो नाम है वो एनसीईआरटी की किताबों से है। जैसे दीपिका कुमारी है, वो किस खेल से संबंधित है? धनुर्धारी, यानी कि धनुष बाण से संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। पीटी उषा एथलेटिक्स से संबंधित है। यानी कि इनके नाम आपको याद रखना है कि किस खेल से संबंधित है। ये शुरुआत के जरूर 4 नाम अच्छे से याद रखना।
एक दो नाम यहां से देख लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भारोत्तोलन से रिलेटेड है, वेट लिफ्टिंग से, ये तो पढ़ाई अपन ने पूरा कर्णम मल्लेश्वरी को। एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है, वो भी आपने देखा होगा, इन पर किताब भी लिखी है, फिल्म भी बनी है। तो आपकी एमसी मैरी कॉम जो है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। गीता फोगाट, ये गीता फोगाट कुश्ती से संबंधित है, इन पर भी फिल्म बनी है, ध्यान करो, आमिर खान और वो लड़कियों की फिल्म वो इन्हीं पर रिलेटेड है, महावीर सिंह फोगाट और गीता फोगाट। इसके बाद डॉली सिंह, ये नए नए नाम हैं, इसलिए नए नए नाम हैं, ये चाहो तो तुम छोड़ सकते हो। डॉली कबड्डी यहां से छोड़ना चालू कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अंजलि भागवत निशानेबाजी। कृष्णा पूनिया याद रखना, ये डिस्कस थ्रो से संबंधित है। हॉकी से ऋतु रानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऋतु रानी इंपॉर्टेंट है, इनको चूंकि पुरस्कार मिला है। दीपा करमारकर, ये जिम्नास्टिक से इंपॉर्टेंट है, इनको भी नाम तुम याद रखोगे। अगर कहें ज्योत्सना चिकपा स्क्वाइस, इसको भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। पैलोमी घटक टेबल टेनिस, इसको भी छोड़ देना। बुला चौधरी तैराकी, इसको भी छोड़ देना। जो गिनती के नाम आपको बताएं, गिनती के नाम नहीं मतलब काफी नाम बताए हैं। एक तो दीपा करमारकर जिम्नास्टिक, ऋतु रानी हॉकी, कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो, इसके बाद इनको छोड़ देना। फिर गीता फोगाट कुश्ती, एमसी मोरो मैरी कॉम बॉक्सिंग, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, और आपका पीटी ऊषा एथलेटिक्स, मिताली राज क्रिकेट, साइना नेहवाल बैडमिंटन, दीपिका कुमारी धनुर्धारी, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब तो कई और भी नाम आ गए हैं, हम बता देंगे लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो चूंकि दिए हैं तो आप इनको याद रख सकते हो। अब चलते हैं अगली यात्रा पर, और यह है सुनीता विलियम्स की कहानी। सुनीता विलियम्स की कहानी भी पढ़ लेते हैं कि सुनीता विलियम्स किस प्रकार की कहानी को बताती हैं। पहले ओरली हम तुम्हें 10 मिनट सुनाते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर इसमें क्या दिया है पीडीएफ में। सुनना। सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री हैं। जब ये अंतरिक्ष यात्रा पर जाती हैं तो विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष में हुए अनुभव लोगों से साझा करती हैं, कुछ फोटो भी शेयर करती हैं और बताती हैं कि यहाँ की स्थिति पृथ्वी की स्थिति से जस्ट उलट है। चूंकि अपनी पृथ्वी पर, जो आपकी पृथ्वी है, उस पृथ्वी का खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है, खुद का गुरुत्व बल है, जिस कारण से पृथ्वी किसी भी पिंड को अपनी ओर क्या करती है, खींचने का काम करती है। अगर उसको कैपिटल हम जी कहेंगे तो 9.8 के समथिंग लेते हैं, लेकिन स्मॉल जी अगर हम मान लें तो कभी कभार हम उसको 10 के समथिंग मान करके कैलकुलेट कर ले जाते हैं। अगर देखा जाए कि आखिर जो गुरुत्व बल है वो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है, तो वास्तव में देखा जाए कि अगर आप लोग बैठे हुए हैं जमीन पर, तो गुरुत्व बल का ही प्रभाव है कि पृथ्वी जो है वो अपने हम सभी को अपनी तरफ क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। अगर पृथ्वी का गुरुत्व बल शून्य कर दिया जाए या पृथ्वी का गुरुत्व बल ना हो तो हम सब लोग जमीन पर बैठे नहीं होंगे, हम यूं उड़ करके दीवार की छतों पर जो है वो चिपक जाएंगे। हमको अपने आप को बांधना पड़ेगा, नहीं तो हम यूं उड़ते यूं घूमते हुए फिरेंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो वैसी ही कहानी अंतरिक्ष की है, क्योंकि अंतरिक्ष में आपका गुरुत्व बल पाया नहीं जाता है, और जब गुरुत्व बल पाया नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पर किसी भी पिंड के द्वारा आपको अपनी तरफ आकर्षित किया नहीं जा रहा, तो आप क्या करते हो, जैसे ही अंतरिक्ष में पहुंचते हो आप वायु में यूं उड़ने लगते हो। यूं यानी कि जैसे कि कोई पक्षी जो है वो क्या कर रहा है, वायु में उड़ रहा है, क्योंकि गुरुत्व बल शून्य है। तो गुरुत्व बल जब शून्य रहेगा, जीरो कर दिया जाए, तो कोई बल आपको पृथ्वी की तरफ या नीचे की तरफ खींच नहीं रहा। जब नीचे की तरफ कोई बल खींचेगा नहीं तो आप ऊपर की तरफ जाके क्या कर जाओगे, चिपक जाओगे। ये कहती हैं कि हम वहां बहुत परेशान भी हुए लेकिन आनंद भी बहुत आया। बोले हम लोगों को अगर एक जगह बैठ के काम करना है तो पहले अपने आप को सीट बेल्ट से बांधना पड़ता था। जैसे आप वायुयान में जाते हो तो वो कहते हैं भैया सीट बेल्ट बांध लो, तो बोले ऐसे ही हमको अगर कुछ काम करना है तो हमको सीट बेल्ट से अपने आप को ही बांध के रखना पड़ता था। हमको अगर कुछ लिखना है तो हमें उस पे कागज और कलम को भी बांध के रखना पड़ता था, नहीं तो पता चला कि हमने कागज छोड़ा और कागज उड़ के ऊपर जाके चिपक जाए, पेन रखा पेन ऊपर जाके चिपक जाए, उड़ जाए। यानी कि हमको सभी चीजों को क्या करना पड़ता था, बांध के रखना पड़ता था। यहां तक कि वो कहती हैं ये भी नहीं कि केवल इन सामानों को, हर सामान आपको अंतरिक्ष में उड़ता हुआ ही मिलेगा। हमको खाने पीने के सामान की भी अगर बात करें तो खाने पीने के सामान को भी बांध के रखना पड़ता था। हमको खाने के पैकेट, जब हम खाने वाले रूम में जाते थे तो खाने के पैकेट हमको यूं उड़ते हुए मिलते थे। हम लोग भी उस खाने वाले कमरे में उड़ते हुए जाते थे और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को क्या करते थे, पकड़ते थे। अगर हमने उस खाने को खोल करके और यूं हाथ पर लेकर खाना चाहा तो हम खा नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम यूं डालेंगे वो ऊपर उड़ जाएगा। यानी कि उसको हमें पैकेट से ही सीधा मुंह में क्या करना पड़ता है, लिक्विड रूप में या जिस भी रूप में क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट खाना पड़ता है। यहां तक कि वो कहती हैं यहां पर तो भैया सुबह उठते हैं, बढ़िया यूं पानी लिया और यूं मुंह धो लिया। बोले यहां तो मुंह धोना भी संभव नहीं है। बोले अगर यहां पर तुमने यूं पानी लिया और यूं मुंह धोया तो पानी उड़ के जाके चिपक गया तुम्हारे हाथ में से, तो मुंह काहे में से धोगे। तो बोले पहले हमें पानी की बोतल से टॉवल को गीला करना पड़ता है
और जैसे पोता नहीं लगाते बोले, ऐसे ही हमें पूरे चेहरे को क्या करना पड़ता है, बस गीले रूमाल से क्या करना पड़ता है, पोंछना पड़ता है। यानी कि हम वहां पर पानी धो भी नहीं सकते, पानी से चेहरे भी नहीं धो सकते, हम पानी से यूं ऊपर से पी भी नहीं सकते, हमको पानी के पैकेटों को सीधे मुंह में ही देकर क्या करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। एक और दिलचस्प कहानी बताती है कि जरूरी नहीं, यहाँ एक और बोले हमें यहाँ पर तो बढ़िया कंघी मंगी करने की जरूरत पड़ती है, बोले वहां तो कंघी करने की भी जरूरत नहीं है। बोले हमारे बाल तो अपने आप यूं खड़े हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि बाल भी नीचे नहीं रहेंगे, बाल भी सारे ऊपर उठ जाएंगे, और जब बाल ऊपर उठ जाएंगे तो ये दिखाए भी गए हैं, तुम्हें चित्र दिखाएंगे। यानी ये देखो, ये सब उड़ते हुए ऊपर जा रहे हैं, और ये सब ऊपर जो है छत पे लगे हुए हैं, और सब उड़ते हुए खाने के पैकेटों में से क्या कर रहे हैं, खाना जो है वो खा रहे हैं। साथ में ये कहते हैं हमको कहीं भी, ये देखो ये जो इनके बाल जो है वो सारे ऊपर की ओर उड़ रहे हैं, तो ये कहती हैं कि हमको बाल भी बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वहां हमारे बाल भी जो है वो सारे के सारे ऊपर की ओर क्या कर जाते हैं, उड़ जाते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसको क्या करना, ये बाल उसको ऐसे उड़ते हुए दिखाई देंगे, यानी कि ये बाल उड़ते हुए ऐसे दिखाई देंगे, यानी कि जरूरत नहीं पड़ेगी उसको कंघी करने की। तो ये इनकी सुनीता विलियम्स के ये बाल देख रहे हो, ये सारे उड़ते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बोले जो भी हम काम करते हैं उड़ते हुए ही हमको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ये देखो, ये जो भी कर रही हैं सब पूरा के पूरा जाके सीधे छत पर जो है वो चिपक गई हैं सुनीता विलियम्स। तो वही कहानी ये क्या कर रही हैं, साझा कर रही हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं थ्योरिकल, कि थ्योरी क्या है, बस ओरली इतना ही है, यही चीजें जो है वो आपको लिखी हुई हैं, इन्हीं चीजों को पढ़ लेते हैं अच्छे से। आप यदि समरी के रूप में याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ना तो वर्डिंग लगेगा और ना ही पेपर में ये लगेगा कि हमें इसको रिकॉल करना है, कि बार बार हम भूल रहे हैं। ठीक है ना, एक बार अगर मन से अच्छे से समझ लेंगे तो समझी हुई चीजें सर कभी नहीं भूलते हो, क्योंकि आप भी जानते हो इतना बर्डन हो जाता है, क्या क्या याद करोगे तुम, सारी चीजें याद करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए चीजों को समझ लो, समझ के यहाँ डाइजेस्ट करा लो, उसके बाद पेपर में जाओ तो कभी भी चले जाओ। ये नहीं कि अभी हमें रिवाइज करना है, हम भूल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो अच्छे से सुनेंगे भी यहाँ हमारी बातें, तो वहां जब पेपर में बैठोगे तो हमारी बातें तुम्हें ध्यान आएंगी कि हाँ हम क्या सुन रहे थे और क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, चलिए सबसे पहला बोले हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते, यान में हमें एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं, यानी कि उड़ते हुए पहुंचते हैं। जैसे कि हम पानी में तैर रहे हों या हम हवा में क्या कर रहे हों, उड़ रहे हैं। पानी भी एक जगह टिका हुआ नहीं रहता, वह बुलबुलों के रूप में इधर उधर उड़ता हुआ फिरता है। यानी कि पानी एक जगह नहीं ठहरेगा, आप बोतल में रख दो पानी उड़ जाएगा, गिलास में रख दो पानी उड़ जाएगा, वो बुलबुलों की भांति यूं घूमता हुआ फिरेगा। हम लोग जाते भी हैं तो तौलिए से उन बुलबुलों को पकड़ते हैं, गीला करते हैं, तब जाके कहीं क्या कर पाते हैं, अपना मुंह साफ कर पाते हैं। हमें हाथ मुंह धोने के लिए भी हम इन तैरते हुए बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, हाथ मुंह क्या करते हैं, साफ करते हैं, तब जाके किसी प्रकार हम क्या कर पाते हैं, ये काम कर पाते हैं। फिर उन्होंने कहा वहां खाना भी बड़े अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब हम लोग उड़ते हुए खाने के कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। यानी कि ये जो व्यक्ति है उड़ रहा है, उड़ता हुआ गया, उड़ते हुए खाने के कमरे से उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ा, तब जाके क्या कर पाया, खाना को खा पाया। बोले सबसे ज्यादा मजा तो खाना खाने में आता है। फिर अगर कहें ये खाना जो है वो कहाँ उड़ा जा रहा है वो बताया गया है। इसके बाद ये कह रहे हैं, इसके साथ ही ये कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाल हमेशा खड़े ही रहते हैं। ये सुनीता विलियम्स कह रही हैं कि मुझे अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, बाल जो है वो हमेशा ही क्या रहते हैं, एकदम खड़े ही रहते हैं। फिर अगर कहें, इसके बाद ये कहें चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम को अलग तरीके से करना। यानी कि भैया चलने की जरूरत ही नहीं है, आप चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप सीधे जैसे ही अपने आप को खोलोगे बेल्ट से सीधे उड़ना प्रारंभ कर दोगे। तो चल ना पाना, हर समय तैरते रहना। अब तो फिर उड़ते हुए कैसे पहुंचेंगे, अरे सामानों को एक दूसरे को पकड़ते हुए, भाई जैसे दीवार है, यहां से इसको पकड़ा, वहां पकड़ा, वहां पकड़ा, वहां पहुंच गए उस कोने। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझदार हो आप। चलिए देखना, चलना पाना, हर समय तैरते रहना, हर काम को अलग तरीके से करना। यह सब काम करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करने के लिए खुद को बेल्ट से बांधना पड़ता था। जब हमको काम करना हो तो खुद को क्या करना पड़ता था, बेल्ट से बांधना पड़ता था। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, यानी कि कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार से बांध कर रखना पड़ता था। यानी कि कलम और कागज को भी दीवार से बांध कर क्या करना पड़ता था, रखना पड़ता था। चलिए, चल पाना आसान नहीं था, हर समय तैरते रहते थे और हर काम तैरते हुए ही करना पड़ता था। सुनीता विलियम पृथ्वी से लगभग 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी, यानी कि लगभग पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर। पृथ्वी
गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण कोई भी वस्तु हवा में नहीं उड़ती, यहां तक कि पानी के बुलबुले भी हवा में नहीं उड़ते। ये पृथ्वी की विशेषता बताई गई है, वो भी हमने तुम्हें समझाया है कि पृथ्वी की विशेषता क्या है। सुनीता विलियम्स जब 5 साल की थी तो उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते हुए देखा था। तभी से इनके मन में एक सपना जागा कि मैं भी कभी जाके मैं भी अंतरिक्ष यात्री बनूंगी और मैं भी जाके अंतरिक्ष में क्या रखूंगी, कदम रखूंगी। तो इन्होंने सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे जिनसे सुनीता विलियम्स क्या हुई थी, प्रेरित हुई थी। 5 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया था, इनको देखा था। मैं सुनीता बोले गोताखोर बनना चाहती थी पर बन गई मैं हेलीकॉप्टर पायलट। मतलब क्या, ये जो लिखा है, जो हेलीकॉप्टर पायलट नहीं लिखना है, यहाँ हेलीकॉप्टर पायलट नहीं अंतरिक्ष यात्री लिखना है, ठीक है ना, ये गलत छप गया। मैं सुनीता बनना तो चाहती थी गोताखोर, लेकिन क्या बन गई मैं, अंतरिक्ष यात्री। बात समझ पाए, ये हेलीकॉप्टर पायलट नहीं, यहाँ हेलीकॉप्टर पायलट थोड़ी ना बनी। सुनीता विलियम्स जो है ना वो आपकी एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में जानी जाती हैं और वैज्ञानिक हैं, तो ये हेलीकॉप्टर पायलट नहीं, ये कहीं हेलीकॉप्टर थोड़ी उड़ाती हैं। चलिए, सुनीता ने आगे की पढ़ाई की और आगे चलकर लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली क्या बनी, महिला बनी। अगर पूछा जाए कि सुनीता ने आगे जाके पढ़ाई की और लगभग लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली क्या बनी, महिला भी बनी। ये अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है, यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि सुनीता विलियम्स कहां से बिलोंग करती हैं तो गुजरात के अहमदाबाद शहर से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, लेकिन सर्वाधिक दिन तक सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड स्थापित किया था, इसको आगे चल के कई लोगों ने तोड़ दिया। यानी कि लोग बाग 240 दिन, 350 दिन अंतरिक्ष में रह के आए हैं, लेकिन उस टाइम पर जब इन्होंने किया था तो ये विश्व कीर्तिमान था। बात समझ पाए, तो ध्यान रखना कि इन्होंने लगभग 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। जून 1998 में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा, जिसका नाम पूरा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, में इनका चयन हुआ। यानी कि नासा की कंपनी के द्वारा इनका चयन कर लिया गया एक वैज्ञानिक के तौर पर, एक साइंटिस्ट के तौर पर। भारत सरकार द्वारा 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। यानी कि 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ये विश्व की क्या बनी, पहली महिला बनी। जैसे अपन देखते हैं कि स्थल पर जैसे मैराथन दौड़ का मतलब है कि कौन कितनी समय तक, यानी कि कितने समय तक कौन अंतरिक्ष में चहलकदमी कर सकता, तो सबसे अधिक समय तक चहलकदमी करने वाली महिला के रूप में किसको जाना गया, इनको जाना गया। फिर इनके बाद, चूंकि ये पहली महिला है, फिर इनके बाद तो और लोगों ने भी चहलकदमी की, कई किलोमीटर तक जो है वो आपके चहलकदमी करके आए हैं अंतरिक्ष में, तो लेकिन इनके द्वारा जो है वो ये पहली महिला है। चलिए, बस इनको यहीं तक पढ़ना है। बोलती इमारतें आज नहीं, बोलती इमारतें कल, मतलब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज यहीं तक पढ़ना है इसको, बोलती इमारतों तक नहीं जाना है, मतलब इसके आगे नहीं जाना, ठीक है। ये बोलती इमारतें अगला टॉपिक है, तो इसको बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा चित्र ऐड करना है, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद जो रहेगा वो अगला पीडीएफ, ज्यादा बच्चे नहीं है सर, बस गिनती के टॉपिक हैं। इसके बाद वनस्पति आपको पढ़नी है, और वनस्पति अगर देखें तो वनस्पति भी लगभग कंप्लीट ही है। और वनस्पति की अगर बात करें तो ये रही वनस्पति सर, ये वनस्पति ये रही, ठीक है ना, ठीक है ना सर। ये वनस्पति है, तो सारे पेड़ों के बारे में बताया गया है। रेगिस्तानी ओक क्या है, नेपेंथिस घटपर्णी शिकारी पौधा क्या है। चूंकि ये पूरा थ्योरी है तो इसमें थोड़ा थोड़ा चित्र भी ऐड करा देते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो इसमें चित्र ऐड नहीं है तो हम अभी पढ़ा देते, ठीक है ना, कल पढ़ा देंगे इसको, परेशान ना होगा। खेजड़ी है, पढ़ चुके, लेकिन फिर भी एक जगह पूरे पेड़ है, हम खेजड़ी पढ़ चुके। ये लाइकेन है, जितने पौधे हो सकते हैं, ये पीपल है, ये बरगद है, ये जेट्रोफा है, ये यूकेलिप्टस है, ये क्रोटन है, और अगर देखें तो क्रोटन के बाद ये नीम है। इन सबकी विशेषताएं तुलसी है, केला है, मरुद्भिद है, कुछ मरुद्भिद के बाद कुछ समुद्भिद हैं, समुद्भिद का जलोद्भिद है, जलोद्भिद का लवणोद्भिद है, आतपादोद्भिद है जिसको हेलियोफाइट्स कहा जाता है, ये सूर्य प्रकाश प्रेमी कहा जाता है। इसके बाद स्कियोफाइट है। तो बस केवल इतने नाम जो है वो आपके वनस्पति के रूप में हमको देखना है, ये हम आपको कल समझा देंगे सारे पीडीएफ के साथ। अब ज्यादा कुछ इसमें रहा नहीं, कुछ पीडीएफ और हैं, उनको भी हम थोड़ा कर लेंगे। ये जरूर देखना, ये लोक नृत्य, जैसे देखना
ये लोक नृत्य देखना तो गिनती की पीडीएफ बची है, 1 2 3 4 5 6 पीडीएफ ज्यादा से ज्यादा होंगी है मैक्सिमम, क्योंकि एक पीडीएफ में 5 6 टॉपिक हैं। जैसे इसमें भी अपन ने 3 टॉपिक पढ़े हैं, बोलती इमारतें, और आपका जो ये टॉपिक रहा इसमें अपन ने कभी काफी टॉपिक पढ़े हैं। कल भी हम तुम्हें 2 टॉपिक पढ़ाएंगे बड़े, एक वनस्पति रहेगा, एक दूसरा रहेगा। जैसे ये लोक नृत्य है, ये तुम्हें याद रखना है। पूरा भाषा के बारे में दिया गया है कि आखिर किस प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसको भी हम तुम्हें बता देंगे। ये चूंकि टोटल थ्योरेटिकल है, इसको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, कभी भी किसी भी टाइम पढ़ा देंगे। ये सब याद रखोगे, लोक नृत्य भी याद रखोगे कहां पर कौन सा, क्योंकि पूछ लिया जाता है मैचिंग के लिए। यहां से चित्रकारी आएगी कि पारंपरिक चित्रकला कौन सी है, जो एनसीईआरटी में है। चित्रकारी, ये कलमकारी, और उसके बाद देखा जाए तो मधुबनी चित्रकारी, पट्टा चित्रकारी, फाड़ चित्रकारी, ये कुछ चित्रकारी हैं जो आ दी गई है। नाग गुम्फन भी उसी में है। त्योहार मेले ये हैं, ये इनको हम तुम्हें कल पढ़ा देंगे, ताकि जिससे कि तुम इनको जल्दी याद कर सको। जनजातियां हैं, कुछ जनजातियों के नाम भी अपन याद रखेंगे कि अगर जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन बने तो। ये एनसीईआरटी में कुछ कम है, लेकिन चूंकि कोई रिस्क नहीं कि अगर यहां से भी प्रश्न आए तो हम इनसे को भी क्या कर सकें, कर